प्रिय विद्यार्थियों, सुबह के नमस्ते। हम कक्षा 9 का अध्ययन कर रहे थे। आरबीएससी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 9th हिंदी का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने हिंदी के 7 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज 8वां अध्याय। 8वां अध्याय एक संस्मरण है जो कि माधवी वर्मा द्वारा रचित है। मेरे बचपन के दिन। माधवी वर्मा का संस्मरण है जो माधवी वर्मा द्वारा ही रचित है। आप जो तस्वीर में देख रहे हो ये माधवी वर्मा है। इनका जीवन परिचय हम देखेंगे कि किस तरह का इनका जीवन था। माधवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रही और लंबे समय तक कार्य किया उन्होंने, और लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया। सन 1987 यानी 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। माधवी जी छायावाद की के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यमा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। माधवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माधवी वर्मा को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। माधवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय माधवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयताओं एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। मेरे बचपन के दिन में माधवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को समर्पित के सारे लिखा। जब मैं विद्यालय में पढ़ रही थी, इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठी ने छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है।
मेरे बचपन के दिन। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की जो याद होती है उनमें एक विचित्र आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब कुछ देखा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। यानी कि महादेव वर्मा के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। और जो पहले लड़कियां होती थी उनको मार दिया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या का उस समय प्रचलन था। इसलिए अब आपको पता ही है 200 साल बाद कोई संतान, लड़का या लड़की पैदा होती है तो उसकी खुशियां तो अपरंपार होती ही। सुना उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम दाम बेच देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर रही। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। हिंदी कोई नहीं जानता था। बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता अंग्रेजी जानते थे। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ ही हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है और महिला के लिए विदुषी। अच्छी जानकार। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य जानते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। उनके बाबा पिताजी अवश्य चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीख ले, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा चुकी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रस्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली साथी सुभद्रा कुमारी मिली। वो 7वें दर्जे में थी, मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। इसलिए महादेवी वर्मा भी अपनी माता के साथ साथ गाती थी, तुक मिलाती थी। मीरा के पद महादेवी वर्मा की माँ विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, हे कृपा निदान। सवेरे ये गाती थी
ये कृपा निधान जागिए पंछी बोल गए। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, सुबह की जो आरती है वो गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, माधवी तुम कविता लिखती हो? एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि माधवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क में जो किताबें रखी थी, किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, और बहुत सी कविताएं उसमें से निकल पड़ी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज ली और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिख दी है। फिर हम दोनों की मित्रता होगी। क्रॉस थ्वेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी। वहाँ जो पढ़ती थी, जो हॉस्टल में वो रहती थी, वहाँ एक पेड़ की डाल नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हमें लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उसमें उस कविताओं को भेज देते। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस स्वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी अवरुद्ध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। वह नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो अन्य देश के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे, यानी देश के लिए चंदा, देश के लिए कुछ पैसा बचाते थे और महात्मा गांधी को वो देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी ले गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा दो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुखी होकर कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं किया। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मराठी लड़की थी, महाराष्ट्र से आई थी।
कोल्हापुर से। जब उन मेरा बहुत सा काम कर देती, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। कहती, वाह, देसी कौवा मराठी बोले, यानी कि हिंदुस्तान में रहती और मराठी भाषा बोलती। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता, ये मराठी लड़की है और मराठी बोलती। जेबुन जो है मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसाई ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी, उनका राज जो है वो छिन गया था। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, उसी मोहल्ले में। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, निराहार रहना चाहिए। नहीं प्लस आहार नहीं उपसर्ग है इसमें। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देरो साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, कलेल की दुल्हन। जिनके ताई चच्ची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, मन को मोहने वाला। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनकी अभी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती।